नाउ आज का हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंशियल लिमिट एंड पीक पॉइंट। नाउ सबसे पहले अगर सब सीक्वेंशियल लिमिट की बात करें और क्लस्टर पॉइंट की बात करें, लेट ए एन बी ए सीक्वेंस देन एल बिलोंग्स टू आर, मीन्स हमारे पास कोई रियल नंबर है, इट इज कॉल्ड, देन एल को हम सबसीक्वेंशियल लिमिट और क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे सीक्वेंस का। इफ देयर एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस, अगर कोई सब सीक्वेंस है जो एल को कन्वर्ज करेगी, मीन्स अगर इस सीक्वेंस की कोई सब सीक्वेंस अगर एल को कन्वर्ज करेगी तो एल जो होगा, एल को हम बोलेंगे सब सीक्वेंशियल लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल कंसिडर की थी -1 to the power n, और उसकी हमने एक सब सीक्वेंस कंसिडर की थी a2n। तो ये वाली जो सब सीक्वेंस है इट इज ए कांस्टेंट सीक्वेंस, और जो ये वाली जो सीक्वेंस है इट कन्वर्जेस टू 1। तो इट मीन्स 1 जो हो जाएगा इस सीक्वेंस का क्या हो जाएगा, क्लस्टर पॉइंट। सिमिलरली एक और सब सीक्वेंस की बात करूं, इसी सीक्वेंस की अगर a2n-1 की बात करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा -1। ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस है, ये -1 को कन्वर्ज करती है। तो 1 और जो -1 है, these are called the subsequential limits of this sequence. Now next हमारे पास है पीक पॉइंट। m अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है इज सेट टू बी पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस इफ an इज लेस देन am फॉर ऑल n ग्रेटर देन m। मीन्स m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं तो an की वैल्यू जो होगी इट विल बी लेस देन am। नाउ अगर मेरे पास m की वैल्यू 10 है, मीन्स 10 इसका अगर पीक पॉइंट है इस सीक्वेंस का, देन बाय डेफिनेशन an जो होगा इट विल बी लेस देन a10 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 10। मीन्स 10 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, a11 उसकी वैल्यू भी a10 से लेस होगी, a12 की वैल्यू भी a10 से लेस होगी, a13 की वैल्यू, a100 की वैल्यू तो क्या होगी, इट विल बी लेस देन a10। सो इन दिस केस 10 इज हमारे पास क्या है, पीक पॉइंट। नाउ पीक पॉइंट की अगर बात करें, नाउ किसी सीक्वेंस के फाइनाइट पीक पॉइंट भी हो सकते हैं, एक पॉइंट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उस सीक्वेंस का कोई भी पीक पॉइंट ना हो। ये भी हो सकता है कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हो, या एवरी नेचुरल नंबर इज ए पीक पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। तो अब इसे सारी की सारी मैं एक 1 by 1 एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करूंगा। ना सबसे पहले यहां पे मैं एक सब सीक्वेंस कंसिडर कर रहा हूं जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को समझें, तो इस सीक्वेंस की टर्म्स a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 एंड सो ऑन। तो a1 जो है दैट इज 1/1, a2 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। लेकिन 5 के बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं दैट आर -1, सेम कांस्टेंट। नाउ n इज इक्वल टू 1 इसका पीक पॉइंट है। n इज इक्वल टू 1 इसका पीक पॉइंट है। क्यों? क्योंकि a2 जो है इट इज लेस देन a1। n इज इक्वल टू 2 इसका पीक पॉइंट है। a3 इज लेस देन a2। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि a1 के बाद
सॉरी 1 के बाद A3 की अगर बात करें वो भी लेस देन A1, A4 लेस देन A1 एंड सो ऑन, A3 लेस देन A2, A4 लेस देन A2 एंड सो ऑन। सिमिलरली n इज इक्वल टू 3 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं A4, A5, A6 वो सारी की सारी लेस देन A3, मीन्स an लेस देन A3 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 3। n इज इक्वल टू 4 वो भी पीक पॉइंट है, an इज लेस देन A4 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 4। n इज इक्वल टू 5 की बात करें तो an लेस देन A5 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 5। लेकिन उसके बाद अगर n की वैल्यू 6 की बात करें उसके बाद सारी टर्म्स इक्वल हैं, स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 4, 5 ऑल आर पीक पॉइंट। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल है कि जिसमें सीक्वेंस के फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं एक ऐसी सीक्वेंस की जिसका कोई भी पीक पॉइंट नहीं है। तो अगर इस सीक्वेंस की टर्म्स की बात करूं -1, जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, -1 +1 -1 +1 -1 एंड +1 सो ऑन। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि an अगर n की वैल्यू आप 2 कंसिडर करो या 3 कंसिडर करो या 1 कंसिडर करो कि अगर n की वैल्यू 2 की बात करूं तो an इज लेस देन A2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तो इस केस में आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, मीन्स कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता m नेचुरल नंबर सच दैट, क्योंकि अगर A2 की वैल्यू 1 है, अब A3 तो A2 से लेस है लेकिन A4 ये हमारे पास इक्वल है A2 के, A5 लेस है लेकिन A6 इक्वल है। यहां पे क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, लेकिन यहां पे कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। सो देयरफॉर दिस सीक्वेंस हैज नो पीक पॉइंट। और इसी में एक और आपने याद रखनी है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का भी कोई पीक पॉइंट नहीं होता, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन A4 एंड सो ऑन। तो अगर आप n की वैल्यू 2 पिक करो या 3 पिक करो तो n जो है यहां पे m की वैल्यू अगर 2 पिक करें, यहां पे भी m की वैल्यू 2, अगर m की वैल्यू 2 पिक करें तो an क्या होना चाहिए, लेस देन A2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2, मीन्स A3 लेस देन होना चाहिए A2 के, A4 लेस देन होना चाहिए A2 के। लेकिन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में ऐसा कोई भी नंबर हमें नहीं मिलेगा। हां, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो वहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स होंगे, मीन्स वहां पे एवरी नंबर इज पीक पॉइंट होगा। तो क्योंकि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करें तो वहां पे हमारे पास A1 ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A3 ग्रेटर देन A4 ग्रेटर देन A5 एंड सो ऑन। तो अगर m की वैल्यू यहां पे 1 कंसिडर करें तो क्लियरली an जो है इट इज लेस देन A1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, मीन्स A2 A1 से लेस होना चाहिए, यस है। A3 लेस देन A1, यस वो भी है। A4 लेस देन A1, वो भी है। और अगर m की वैल्यू 2 की बात करें, यस वो भी होल्ड करेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तो इस केस में अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करें, एवरी नेचुरल नंबर इज ए पीक पॉइंट, लेकिन इंक्रीजिंग की बात करें तो उस सीक्वेंस में कोई भी आपको पीक पॉइंट नहीं मिलेगा। नाउ एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। नाउ सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 10, और उसके बाद 10 के बाद 11 और ऑनवर्ड्स
वो हमारे पास आ जाएगा 1/n। इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी पीक पॉइंट्स। 10 भी इसका पीक पॉइंट है, 11, 12 एंड सो ऑन। तो अगर इस एग्जाम्पल की टर्म्स की बात करें, A1, A2 एंड सो ऑन, A10, A11, A12 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू 1, 1, 1, 1, 10 तक ये वैल्यू 1 आ जाएगी, 10th टर्म 1 आ जाएगी, 11th टर्म जो होगी वो 1/11, 1/12, 1/13 एंड सो ऑन। तो क्लियरली 9 तक तो हमें कोई पीक पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर m की वैल्यू 10 कंसीडर करें, यस क्लियरली an जो है इट इज लेस देन A10 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 10। 10 के बाद जितनी भी टर्म्स हैं an होगा जो लेस होगा A10 से। सिमिलरली m इज इक्वल टू 11 की बात करें तो an की वैल्यू लेस देन A11 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 11 ग्रेटर देन। m की वैल्यू 12 के लिए भी होल्ड करेगा। तो इट मीन्स अब अगर ये सारे रिजल्ट को अगर हम कंक्लूड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने एक ऐसी सीक्वेंस भी की जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट थे, फिर हमने की जिसमें कोई भी पीक पॉइंट नहीं था। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में कोई पीक पॉइंट नहीं होता, लेकिन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में एवरी नेचुरल नंबर इज पीक पॉइंट, एवरी नेचुरल नंबर। और एक लास्ट में हमने ये वाली सीक्वेंस कंसिडर की जिसमें इनफाइनाइटली मैनी पीक पॉइंट थे। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में भी इनफाइनाइटली थे, यहाँ पे भी इनफाइनाइटली है, लेकिन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में एवरी नेचुरल नंबर पीक पॉइंट था। तो ये आपकी एग्जांपल सारी की सारी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो थ्योरम्स हैं जो नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ वो आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। तो अगर ये सारे के सारे रिजल्ट को अगर हम कंपाइल कर लें तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर फाइनाइट हो सकते हैं, या फिर कोई भी पीक पॉइंट नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, एवरी सीक्वेंस कंटेन्स ए मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मीन्स या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस हो, ठीक है। सीक्वेंस आप मोनोटोनिक है या नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। सीक्वेंस आप चाहे मोनोटोनिक हो या ना हो, लेकिन उसमें एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस जरूर होगी। ओके, सीक्वेंस आप चाहे मोनोटोनिक हो या ना हो, लेकिन उसमें एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस आपको जरूर मिल जाएगा। नाउ अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ an अगर कोई सीक्वेंस कंसिडर करें तो जैसा कि अब हमने पीक पॉइंट में कंक्लूजन किया कि किसी सीक्वेंस के या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट होंगे या फाइनाइट होंगे या फिर कोई भी नहीं होगा, तो उसी को यूज करके हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे। नाउ लेट an बी द सीक्वेंस, सो देयरफॉर वी हैव 3 केसेस। फर्स्ट केस, व्हेन सीक्वेंस an हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स। सो पहले केस हमने कंसिडर कर लिया कि अगर सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो जितने भी पीक पॉइंट्स हैं ये है तो नेचुरल नंबर्स ना। तो अगर नेचुरल नंबर्स हैं तो हम इनको इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट केस हमारे पास है, इफ द सीक्वेंस an हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स से n1 n2 एंड सो ऑन, तो हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा लेट n1 लेस देन n2 लेस देन n3 एंड सो ऑन। तो अब क्योंकि ये पीक पॉइंट्स हैं तो बाय डेफिनेशन अब n1 पीक पॉइंट है, ये सारे के सारे पीक पॉइंट है, तो वी हैव
an1 ग्रेटर देन an2, क्योंकि अगर पीक पॉइंट की डेफिनेशन की बात करें, अगर n ग्रेटर देन m, अगर m पीक पॉइंट है तो an जो होगा इट विल बी लेस देन am, तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ पे लगा दें, n1 पीक पॉइंट है तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, n2 पीक पॉइंट है तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे। अगर n3 पीक पॉइंट है तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, एंड सो ऑन। यहाँ पे n4 एंड सो ऑन ग्रेटर देन an के, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सब सीक्वेंस। सो देयरफॉर वी हैव strictly monotonically decreasing subsequence ank of an। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड केस, व्हेन an हैज फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स, लेट p बी द सेट कंटेनिंग ऑल दीज पीक पॉइंट्स। जैसे एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करूं कि अगर किसी सीक्वेंस के मान लो उसमें 1, 4, 6, 8, 9, 10 ये पीक पॉइंट्स हैं, किसी सीक्वेंस के अगर ये 6 पीक पॉइंट्स हैं तो p इस सेट को मैं कंसिडर कर लूंगा, तो क्लियरली ये सेट हमारे पास फाइनाइट सेट हो जाएगा और ये बाउंडेड अबव भी होगा, बाउंडेड अबव बाय 10। अब 11 जो है हमारे पास, 11 जो नेचुरल नंबर है, क्लियरली इट इज ग्रेटर देन ऑल पीक पॉइंट्स, क्योंकि ग्रेटर है सारे के सारे पीक पॉइंट से। अब ये हमारे पास जितने भी पीक पॉइंट थे ये हमारे पास उसको हमने ये पी सेट में कंसिडर कर लिया, 11 पीक पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली 12 भी पीक पॉइंट नहीं है, 13 भी पीक पॉइंट नहीं है, ये सारे के सारे पीक पॉइंट्स नहीं है, आर नॉट पीक पॉइंट्स। और 11 है जो इट इज लेस देन 12, लेस देन 13, लेस देन 14 एंड सो ऑन। क्योंकि ये सारे के सारे पीक पॉइंट्स नहीं है तो A11 लेस देन A12 होगा, लेस देन, क्योंकि अगर तो पीक पॉइंट होता तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती जैसा कि फर्स्ट केस में किया था। अब क्योंकि यहाँ पे पीक पॉइंट नहीं है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो फिर इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें मिल जाएगी। तो ये तो मैंने इस थ्योरम को, इस पार्ट को आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये वाला पार्ट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, P फाइनाइट सेट है, बाउंडेड अबव है, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट N1, जैसा यहाँ पे 11 था तो 11 को अगर जनरलाइज करें तो ये हमारे पास N1 आ जाएगा। देयर एग्जिस्ट N1 नेचुरल नंबर होगा सच दैट N1 विल बी ग्रेटर देन, N1 जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन ऑल पीक पॉइंट्स, एंड N1 जो होगा इट विल बी नॉट ए पीक पॉइंट ऑफ An। और ये जो N1 है जैसा कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया था 11, तो ये पीक पॉइंट नहीं है। सिमिलरली देयर एग्जिस्ट N2, वो भी एक नेचुरल नंबर होगा सच दैट N2 ग्रेटर देन N1 भी है, एंड N2 इज नॉट पीक पॉइंट ऑफ An। सो सिमिलरली कंटिन्यू लाइक दिस, हमारे पास क्या आ जाएगी, N1 लेस देन N2, एक असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्योंकि पीक पॉइंट्स नहीं हैं तो N1 लेस देन An2 लेस देन An3 एंड सो ऑन। तो इस केस में सो वी गेट
ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस an के ऑफ an। तो यहां पे इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। नाउ थर्ड केस, लास्ट पार्ट की बात करें। नाउ अगर सीक्वेंस का कोई पीक पॉइंट नहीं है, क्योंकि अब कोई भी पीक पॉइंट नहीं है, इट मीन्स 1 भी पीक पॉइंट नहीं है, 2 भी नेचुरल नंबर है वो भी पीक पॉइंट नहीं है, 3 नेचुरल नंबर है वो भी पीक पॉइंट नहीं है। सो 1 इज लेस देन 2, लेस देन 3, लेस देन 4 एंड सो ऑन। सो इन दिस केस, सो अब यहां पे 1 2 की जगह आप यहां पे n2 कर लो, n3, n2 जो होगा इट विल बी ग्रेटर देन 1 क्योंकि नेचुरल नंबर है। सिमिलरली n3 कोई और नेचुरल नंबर, n3 ग्रेटर देन n2 एंड सो ऑन। तो अब अगर इसको अरेंज करें इन पीक पॉइंट्स को, सो वी विल गेट 1 लेस देन n1 लेस देन n 1 लेस देन n2 लेस देन n3 लेस देन n4 एंड सो ऑन। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा a1 लेस देन an2 लेस देन an3 लेस देन an4 एंड सो ऑन। तो इस केस में भी अगर सीक्वेंस का कोई पीक पॉइंट नहीं है, 1 को अगर हम n1 का भी नाम दे सकते हैं, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा अगेन हमारे पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस आ जाएगी। सो वी गेट an के मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ an। सो हेंस कि अगर कोई हमारे पास सीक्वेंस है, वो आप चाहे मोनोटोनिक सीक्वेंस हो या ना हो, लेकिन उसमें एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बोल्जानो-वाइसरास थ्योरम। ये आपको स्टेट एंड प्रूव करने के लिए भी आ सकती है। स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस कंटेन्स ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो अभी हमने थ्योरम की थी उसमें किया था कि एवरी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हो उसमें मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगी, मीन्स मोनोटोनिक सब इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस आपको मिल जाएगी। लेकिन यहां पे हमारे पास आ गया बाउंडेड सीक्वेंस है। तो बाउंडेड सीक्वेंस है, उसमें मोनोटोनिक है तो सीक्वेंस, मोनोटोनिक सब सीक्वेंस मिल जाएगी। नाउ लेट an be the bounded sequence since every sequence contains a monotonic sequence। जो लास्ट हमने थ्योरम किया, आपने पूरी की पूरी यहां पे प्रूव करनी है, ठीक है। जो लास्ट थ्योरम की है वो सारी की सारी यहां पे प्रूव करनी है। नाउ लेट an be the bounded sequence since every sequence contains a monotonic subsequence say an के। तो हमने ये मान लिया कि इस सीक्वेंस में an के एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस है। अब क्योंकि an जो है वो बाउंडेड है, तो an के भी बाउंडेड होगा। an के बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है। तो जैसा कि हमें पता है कि एवरी मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है। अब an के यहाँ पे बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है, तो इंप्लाइज कन्वर्जेंट भी होगी। सो हेंस an के इज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ऑफ an। सो देयरफॉर अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसमें एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होगी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉचीज सीक्वेंस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।